नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, और इसके लेखक हैं A.R. विलियम्स। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होगा। यानी जब आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नाम पर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार कहानी है और मैं ये प्रॉमिस भी कर सकता हूँ आपसे कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। टट, यहाँ पे जो टट है ना, इसका मतलब एक राजा है। ये टट एक राजा थे जिनका पूरा नाम तूतान खामून था। ठीक है, बट उनको शॉर्ट में हम लोग टट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक एक पॉइंट समझिए। टट का मतलब एक राजा है जिनका पूरा नाम है तूतान खामून और उन्हें हम शॉर्ट में टट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तूतान खामून कौन थे? ठीक है, ये राजा थे मिस्र के। कहाँ के? मिस्र के। आप चाहे तो इजिप्ट भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा बस। तो इजिप्ट मतलब मिस्र। तो ये मिस्र के राजा थे और इन्होंने फ़राहो डिनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा माने जाते थे। यानी ये फ़राहो डिनेस्टी के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते थे। कौन? टट। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इजिप्ट पर राज किया था। इनके परिवार ने भी काफ़ी लंबे समय तक इजिप्ट पर राज किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो टट थे, इनकी मृत्यु बहुत किशोरा अवस्था में हो गई थी। यानी ये जब जवान थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी और वो मृत्यु बहुत रहस्यमयी थी। यानी इनकी मृत्यु बहुत रहस्यमयी थी, किसी को पता नहीं चला कि किस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। दो कारण हुए। पहला, ये बहुत किशोरा अवस्था में थे तभी इनकी मृत्यु हुई, और दूसरी बात यहाँ पे ये आपको ध्यान रखनी है कि इनकी मृत्यु का कारण किसी को नहीं पता चला, यानी रहस्यमयी मृत्यु थी। ठीक है, और फिर जब इन्हें दफना दिया गया तब क्या हुआ कि हावर्ड कार्टर, यहाँ पे देखिए नीचे, हावर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति थे जिनको इनकी कब्र मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये हावर्ड कार्टर, इनकी कब्र मिलने के बाद सब लोगों को जानकारी होती है कि हाँ, टट राजा थे और इनकी मृत्यु बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई। तो सब लोग अटकलें लगाने लगते हैं कि कैसे इनकी मृत्यु हुई। ये बहुत बड़ा रहस्य बन जाता है सबके लिए। तो उसको जानने के लिए ये लोग क्या क्या प्रयास करते हैं, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करते हैं, किस तरह के श्राप, जादू टोने, सब कुछ यहाँ पे इनको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिस्र की सारी चीज़ें बताई जाएंगी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको एहसास होगा कि हाँ, चैप्टर बहुत मज़ेदार है और ऊब तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं चैप्टर को। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा? एक राजा है जिसका नाम है तूतान खामून। उसकी मृत्यु बहुत किशोरा अवस्था में हो गई है और उसकी मृत्यु का रहस्य किसी को नहीं पता है, यानी एक रहस्य बना हुआ है। तो यहाँ पे हावर्ड कार्टर नाम के व्यक्ति को इनकी कब्र मिल जाती है और उसके बाद क्या होता है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अबाउट द लेसन मैंने लगभग आपको सब कुछ बता दिया है। अबाउट द ऑथर आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। हम सीधा चैप्टर पर चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब सारी की सारी बात सिर्फ टट के बारे में होगी, यानी राजा जो तूतान खामून था उसके बारे में। ठीक है, तो ही वाज जस्ट अ टीनेजर। तो ही मतलब वहाँ वाज मतलब था, जस्ट मतलब केवल, अ टीनेजर एक नव युवक। वहाँ केवल एक नव युवक था। व्हेन ही डाइड, जब वहाँ मर गया, यानी जब उसकी मृत्यु हो गई तब वहाँ केवल एक नव युवक था। आसान है, एक एक लाइन समझते चलिए। ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ केवल एक नव युवक था। द लास्ट हेयर, हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, लास्ट मतलब अंतिम, तो वह अंतिम उत्तराधिकारी था।
ऑफ अ पावरफुल फैमिली, आ मतलब एक, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, फैमिली मतलब परिवार। तो एक शक्तिशाली परिवार का द लास्ट हेयर वह अंतिम उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो एक शक्तिशाली परिवार का वह अंतिम उत्तराधिकारी था, दैट जिन्होंने हैड रूल्ड शासन किया था इजिप्ट मिस्र पर एंड इट्स एम्पायर और उसके साम्राज्यों पर फॉर सेंचुरीज शताब्दियों तक। ठीक है, यानी उस शक्तिशाली परिवार का वह अंतिम उत्तराधिकारी था जिन्होंने इजिप्ट और उसके साम्राज्यों पर शताब्दियों तक शासन किया था। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बार बार देखिए ध्यान से कि ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, वह केवल एक नवयुवक था। व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हो गई। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, वह अंतिम उत्तराधिकारी था उस शक्तिशाली परिवार का जिन्होंने इजिप्ट और उसके साम्राज्यों पर शताब्दियों तक शासन किया था। ठीक है, ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेड टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए लिटा दिया गया, यानी मृत्यु के बाद उसे दफना दिया गया। यहाँ पे लेड टू रेस्ट का मतलब है उसे दफन कर दिया गया। तो ही वॉज लेड टू रेस्ट, उसे दफना दिया गया, लेडन लाद कर विथ गोल्ड, सोने से, तो उसे सोने से लाद कर दफना दिया गया। ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा कि भाई जब मर गया तो उसे सोना क्यों दिया जा रहा है, सोने से लाद कर क्यों दफनाया गया जा रहा है। तो मिस्र के लोगों की ये मान्यता होती है, जैसे हमारे यहाँ पे जब किसी की डेथ होती है ना, तो हम लोग दान करते हैं, जैसे कंबल, बेड, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम दैनिक यूज में लाते हैं, भगोना, थाली, कटोरा, बेड हो गया, सोने की अंगूठी हो गई, कंघी हो गई। आप अपने मम्मी से या पापा से पूछिए, वो आपको और अच्छी तरह से बताएंगे। जब किसी की डेथ होती है ना, तो हम ये सारी चीज़ें दान करते हैं, यानी जो भी सारे सामान हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम दान करते हैं। तो मिस्र के लोग दान नहीं करते। मिस्र के लोगों का ये मानना होता है कि मृत्यु के बाद, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद भी जीवन होता है, और उस जीवन में, यानी जो मृत्यु के बाद जो जीवन होता है, उस जीवन में व्यक्ति को दैनिक यूज की सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो मिस्र के लोग मम्मी बनाकर दफनाते हैं। आप लोगों ने कक्षा 8 में इतिहास में पढ़ा होगा मम्मी, तो आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं मम्मी, तो ये लोग आप बता देंगे, आपको गूगल पे भी बता देंगे कि मिस्र के लोग मम्मी बनाकर दफनाते हैं लोगों को। और जब लोगों को दफनाते हैं वो, तो उनके साथ वो सारी दैनिक यूज की चीज़ें रखते हैं, यानी जो चीज़ हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें वो लोग उस कब्र में रखते हैं। ठीक है, यानी साबुन, तेल, कंघा, जो कुछ भी है, जो दैनिक यूज का सामान है, वो सब कुछ उस कब्र में रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये राजा थे। अब ये हमारी आपकी तरह स्टील के बर्तन में खाना तो खाते नहीं रहे होंगे ना, ये सोने चांदी के आभूषण पहनते होंगे, सोने चांदी की थालियों में खाना खाते होंगे। तो यही कह रहे हैं कि ही वाज लेड, उसे दफना दिया गया। अब दफनाएंगे कैसे, क्योंकि इनकी मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए ये जो सामान जीवित होने पर यूज किया करते थे वो सारा सामान इनकी कब्र में दफनाया जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ही वाज लेड टू रेस्ट, उसे दफना दिया गया, लेडन विथ गोल्ड, सोने से लाद कर। ठीक है, सोने से लाद कर दफना दिया गया मतलब जो भी सामान थे वो सब सोने के थे। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, इवेंचुअली मतलब अंततः, फॉरगॉटन भुला दिया गया, यानी हम लोग उसे भूल गए। जैसे थोड़े समय बाद हर एक चीज़ भुला दी जाती है ना, तो उसी तरह से ये क्या कह रहे हैं कि इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंततः या थोड़े समय के बाद उसे भुला दिया गया। तो ही वॉज लेड टू रेस्ट, उसे दफना दिया गया, लेडन विथ गोल्ड, सोने से लाद कर, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंततः या फिर अंत में उसे भुला दिया गया। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और समझिए, मिस्र के लोग श्राप में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी कब्र को खोजा जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को मैं पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिस्र के लोग जो साधु सन्यासी होते हैं वो लोग, या फिर सभी लोग एक तरह से कह सकते हैं, पहले, बहुत पहले की बात है तो था, ऐसा सब कुछ था। तो मिस्र के लोग श्राप में विश्वास करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी।
तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे ऐसे श्राप दिए जाते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की कब्र को छेड़ा जाता है तो उसे यानी उसकी नींद से जगाने वाला, क्योंकि अब उसे सुला दिया गया है यानी दफनाया जब जाता है तो वो लोग मानते हैं कि अब ये हमेशा के लिए सो गए हैं, और अगर उनकी कब्र के साथ कोई छेड़खानी करेगा, उन्हें अगर जगाया जाता है ना, तो वो व्यक्ति श्राप का शिकार होगा, उसे श्राप दिया जाएगा। वो बहुत सारी उसके साथ अपशगुन चीज़ें होंगी, ऐसी सारी चीज़ों पर वो लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वो लोग श्राप वगैरह भी दिया करते थे। वो सारी चीज़ें भी आपको अगले सेंटेंस में मिलेंगी, तो ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ तक हो गया। फॉरगॉटन सिंस द डिस्कवरी, अब खोज हो रही है। ठीक है, तो डिस्कवरी मतलब होता है खोज होना। ऑफ हीज टॉम्ब, टॉम्ब मतलब मकबरा, जिस मकबरे में इनको दफनाया गया था, जब उसकी खोज हुई इन 1922 1922 में। तो जब 1922 में इसके मकबरे की खोज हुई, द मॉडर्न वर्ल्ड, तो मॉडर्न मतलब आधुनिक, वर्ल्ड मतलब संसार, तो आधुनिक संसार हैज़ स्पेक्यूलेटेड मतलब होता है अटकलें लगाना, अबाउट वाट हैपेंड टू हिम, तो आधुनिक संसार ने अटकलें लगाई अबाउट वाट हैपेंड टू हिम, कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, यानी उसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, इस बात पर मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार ने अटकलें लगाई। विथ मर्डर, जो मर्डर था यानी हत्या था, बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, यानी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी सबसे अधिक संभावना ये निकली, यानी सबसे ज़्यादा लोग इस बात पर संतुष्ट हुए विथ मर्डर की उसकी हत्या की गई थी। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सबसे अधिक संभावना हत्या की थी, जो कहना चाहे कह सकते हैं। विथ मर्डर मतलब हत्या, बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, तो सबसे अधिक संभावना हत्या की थी, यानी किसी को पता नहीं था कि इसकी मृत्यु हुई कैसे है, लेकिन लोगों ने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो, क्योंकि ये राजा था, तो राजा के तो सैकड़ों दुश्मन होते हैं, तो सबसे ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत हुए कि इसकी हत्या की गई थी। अब देखिए, नाउ अब लिविंग हिज टॉम्ब, जब वह अपना टॉम्ब छोड़ रहा है, जब वो अपना मकबरा लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, लगभग 80 सालों के बाद, यानी जो टट्ट हैं इनको इनके मकबरे से बाहर लाया जा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे श्राप वगैरह भी दिया जाता है, तो अब ये चीज़ आगे मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले इस बात को समझिए कि नाउ मतलब अब, लिविंग छोड़ते हुए, ही टॉम्ब अपने मकबरे को, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, लगभग 80 वर्षों के बाद, यानी लगभग 80 वर्षों के बाद, लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वह अपने मकबरे को छोड़ रहा है। लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, तो फिर से समझिए कि नाउ मतलब अब, लिविंग मतलब छोड़ना, हिज मतलब अपने, टॉम्ब मतलब मकबरा, फॉर मतलब के लिए, फर्स्ट मतलब पहली, टाइम मतलब बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, 18 मतलब 80, ईयर्स मतलब साल, तो हर एक का बताया। अब ध्यान से समझिए, तो नाउ अब, लिविंग हिज टॉम्ब अपने मकबरे को छोड़ने से पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स 80 वर्षों में, तो पूरा मिला के ऐसे कहेंगे कि अब अपने मकबरे को लगभग 80 वर्षों में पहली बार छोड़ने से पहले, टट, राजा जो टट थे, टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन, तो टट का एक सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन आप लोग जानते हैं ना अच्छी तरह से, तो टट का सिटी स्कैन हुआ। दैट ऑफर्स, जिसमें प्राप्त हुआ न्यू क्लूज, नए क्लू प्राप्त हुए, क्लू सॉरी मैं क्लू बोल रहा था, तो नए क्लू प्राप्त हुए, क्लू मतलब सबूत प्राप्त हुए, नए सुराग प्राप्त हुए, अबाउट हीज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में। मैं इस सेंटेंस को यहीं पे छोटा सा करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ठीक है,
तो नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 सालों में अपने मकबरे को पहली बार छोड़ने से पहले तट का सिटी स्कैन किया गया। डेट ऑफर्स न्यू क्लूज, जिससे हमें नए सुराग मिले अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ और उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स और प्राप्त हुआ प्रीशियस डाटा, डाटा यानी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई, नई जानकारियाँ मिली फॉर एन एक्यूरेटेड फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब वैज्ञानिक जांच के लिए, यानी एक वैज्ञानिक जांच के लिए सही डाटा मिला, सही जानकारी मिली ऑफ द बॉयस फ़ैरोह। बॉयस मतलब नवयुवक, फ़ैरोह मतलब फ़ैरो जाति का था वो। जैसे मेरा नाम अमित दुबे है तो मैं दुबे परिवार का हूँ। आपका नाम हो सकता है सूरज यादव हो तो आप यादव परिवार के हैं, और किसी बच्चे का नाम अंकित तिवारी हो सकता है तो वो तिवारी परिवार का है। ठीक है, किसी बच्चे का नाम सूरज सरोज हो सकता है तो वो सरोज परिवार का है। उसी तरह से ये फ़ैरोह परिवार के थे। ठीक है, तो नवयुवक फ़ैरोह की कुछ भी समझ में नहीं आया, पता है? ध्यान से समझिए। अभी तक तो मैंने इसे जल्दबाजी में पढ़ा, अब देखिए फिर से। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 80 ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, तो लगभग 80 वर्षों के बाद अपने मकबरे को छोड़ने से पहली बार, छोड़ने से पहले तट हैज़ अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, तो तट का एक सिटी स्कैन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम ख़त्म करते हैं, अब मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज़, जिससे नए सुराग मिले अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ और उसकी मृत्यु के बारे में। यहाँ तक हो गया। एंड प्रोवाइड्स प्रीसियस डाटा, और ठीक जानकारी मिली, सही ढंग से जानकारी मिली फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक कंस्ट्रक्शन, वैज्ञानिक जांच के लिए। तो वैज्ञानिक जांच के लिए ठीक जानकारी मिली, ये भी हो गया। एंड प्रोवाइड्स प्रीसाइज डाटा, ठीक जानकारी मिली फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, वैज्ञानिक जांच के लिए, यानी वैज्ञानिक जांच के लिए ठीक जानकारी मिली ऑफ द बॉयस फ़ैरो, नवयुवक फ़ैरो की। तो नवयुवक फ़ैरो की वैज्ञानिक जांच के लिए ठीक जानकारी मिली। ठीक है, तो यही तो है, और कुछ तो है नहीं, कुछ भी अलग से नहीं है। तो बॉयस फ़ैरो, नवयुवक फ़ैरो की फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी वैज्ञानिक जांच के लिए प्रोवाइड्स प्रीसाइज डाटा, सही जानकारी मिली। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसकी मृत्यु और उसके जीवन के बारे में नए सुराग मिले। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये वाली लास्ट लाइन अगर आपको नहीं समझ में आई तो सीधे सीधे इसे उल्टा पढ़िए। बॉयस फ़ैरो, नवयुवक फ़ैरो या किशोर फ़ैरो भी कह सकते हैं। तो नवयुवक फ़ैरो की वैज्ञानिक जांच के लिए ठीक जानकारी मिली। ठीक है, किससे मिली? सिटी स्कैन करने के बाद। आगे चलेंगे। अब सेकंड पैराग्राफ पर चलने से पहले मैंने आपसे कहा था ना कि वो लोग श्राप दिया करते हैं कि अगर किसी ने इनकी कब्र के साथ छेड़खानी की, कुछ भी किया तो उसे श्राप लगेगा, वो मृत्यु के लिए तरसेगा, ऐसे ऐसे फलाना ढिमाका कैसे कैसे श्राप दिया करते थे वो लोग। तो ये सारी चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, उनके श्राप के बारे में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, बट ऐसी उनकी मान्यता थी और वो ऐसे श्राप दिया करते थे कि उसके साथ अनहोनी होगी, जो नहीं होना चाहिए वैसी घटनाएं घटित होंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये लोग मानते थे। कौन लोग? मिस्र के लोग। तो अब देखिए क्या हुआ कि एन एंग्री वाइंड, एक क्रुद्ध हवा, एक क्रोधित हवा, स्ट्राइड अप घोस्टली, भूतों की तरह चलने लगी। यानी एक क्रुद्ध हवा चलने लगी, घोस्टली डस्ट डेविल्स, जिससे घोस्ट भूत खड़े हो गए। डस्ट यानी मिट्टी के, धूल के भूत खड़े हो गए। डेविल्स मतलब राक्षस। तो भूत यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एन एंग्री वाइंड स्ट्राइप्ड अप, यानी एक क्रुद्ध पवन चलने लगी, एक बहुत जोरों की आंधी चलने लगी। घोस्टली डस्ट डेविल्स, और डस्ट के यानी मिट्टी के, धूल के
घोस्टली, घोस्टली मतलब भूतों जैसे, डेविल्स शैतान बन गए। यानी ऐसा लग रहा था कि मिट्टी के भूतों जैसे शैतान बन गए हैं, खड़े हो गए हैं, ऐसा लगने लगा। देखिए, एन एंग्री वाइंड स्ट्राइट अप, ये हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगी। घोस्टली डस्ट डेविल्स, मिट्टी के भूतों की तरह शैतान खड़े हो गए। बहुत ज़ोरों से आंधी चलने लगी और धूल के या फिर मिट्टी के भूतों की तरह बड़े बड़े शैतान खड़े हो गए। एज किंग टट, जब राजा टट को वाज टेकन, बाहर निकाला गया, फ्रॉम हीज रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस मतलब उसकी कब्र से। तो जब राजा टट को उसकी कब्र से टेकन, बाहर निकाला गया, तो हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगी और इससे मिट्टी के भूतों जैसे शैतान खड़े हो गए। यानी ऐसा लगा जैसे बड़े बड़े शैतान खड़े हो गए हैं चारों ओर, ऐसे मतलब डर का माहौल हो गया पूरी तरह से। इन द एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, इजिप्शियन मतलब मिस्र के, सेनेमरी, सेनेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, तो मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान से, ठीक है, तो मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान से राजा टट को बाहर निकाला गया, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसकी कब्र से, इन द एंशियंट इजिप्शियन सेरेमनी, जो कि प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में था। नोन एज, जिसे जाना जाता है, द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी, जिसे राजाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर से कि एन एंग्री वाइंड स्ट्राइड अप, घोस्टली डस्ट डेविल्स, हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगी। मैं इसको कहूँगा कि आप इसे ऐसे पढ़िए, पहले इसको पढ़िए। किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हीज रेस्टिंग प्लेस, तो किंग टट, राजा टट को बाहर निकाला गया, फ्रॉम हीज रेस्टिंग प्लेस, उसकी कब्र से, इन द एंशियंट इजिप्शियन सेरेमनी, यानी प्राचीन, जो कि प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में थी, ठीक है। तो एन एंग्री वाइंड स्ट्राइट अप, घोस्टली डस्ट डेविल्स, तो बहुत ज़ोरों की हवा चलने लगी, जिससे धूल के या फिर मिट्टी के भूतों जैसे बड़े बड़े शैतान खड़े हो गए। और इस घाटी को नोन एज, जाना जाता था, द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी के नाम से, और इस घाटी को राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था। या फिर आप इस पूरे को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा टट को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया, इन एन एशियंट इजिप्टियन सेमेट्री, जो कि प्राचीन इजिप्ट के कब्रिस्तान में थी। यानी जब राजा टट को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया, जो कि प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में थी, नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे राजाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी उस कब्रिस्तान को राजाओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एन एंग्री वाइंड स्टार्ट अप, तो हवा बहुत ज़ोरों से चलने लगी, घोस्टली डस्ट डेविल्स, और धूल के या फिर रेत के भूतों जैसे बड़े बड़े शैतान खड़े हो गए। डार्क बेलीड, मोटी तोंद वाले, डार्क मतलब काले, बेलीड मतलब तोंद वाले, क्लाउड्स बादलों ने, यानी देखिए कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, सिर्फ उसको बाहर निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं किया है। देखिए कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं कि डार्क बेलीड, काले मोटे बादलों ने, बेलीड मतलब होता है मोटी तोंद वाले, यहाँ पे हिंदी में भी दिया होगा, छोड़िए उसको जाने दीजिए। डार्क बेलीड मतलब आप कहिए कि डार्क मतलब काले, बेलीड मतलब मोटे मोटे, क्लाउड्स बादलों ने, हैज स्टक्ड अक्रॉस, चारों ओर घेर लिया, यानी चक्कर लगाया, द डिजर्ट स्काई ऑल डे, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान के, स्काई मतलब आसमान की, ऑल डे पूरे दिन, पूरे दिन, यानी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा काले बादल आसमान में इकट्ठा हो गए, धूप तो दिख ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कितना भयंकर मंजर हो गया है। यानी डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले बादलों ने, काले बेलीड आप कहेंगे मोटे, ब्लैकआउट्स मतलब बादल, तो काले मोटे बादलों ने, हैड स्कर्डेड अक्रॉस, आसमान को चारों ओर से घेर लिया, द डिजर्ट स्काई, और डिजर्ट स्काई यानी जो डिजर्ट था, यानी जो रेत का रेगिस्तान था, स्काई उसके आसमान पर ऑल डे पूरे दिन चक्कर लगाया,
यानी सिर्फ बादल ही दिख रहे थे और कुछ दिख ही नहीं रहा था, सूर्य गायब हो गया था। बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, बारिश होने लगती है तो देखिए सूर्यदेव नहीं दिखते हैं ना, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि डार्क ब्लैक क्लाउड्स, काले मोटे बादलों ने हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, रेगिस्तान के आसमान को चारों ओर से घेर लिया, ऑल डे, पूरे दिन। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि काले मोटे बादलों ने रेगिस्तान के आसमान का पूरे दिन स्कर्टेड अक्रॉस, चक्कर लगाया या फिर घेरे रखा, यानी बादल हटे ही नहीं, ऑल डे। एंड नाउ, और अब रात हो चुकी है, एंड नाउ, और अब, वर वेलिंग द स्टार्स, वेलिंग द स्टार्स, और अब ये स्टार्स यानी जो तारे हैं उनको वेल कर रहे हैं। व्हीलिंग मतलब होता है सुरमई पटारी, सुरमई पटारी में स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, कैस्केड ग्रे मतलब होता है सुरमई पटारी में व्हीलिंग करना। व्हीलिंग मतलब थोड़ा सा झिलमिलाते हुए तारे दिखते हैं, बस। मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा और आसान करता हूँ, देखिए। डार्क ब्लैक क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस, स्कर्टेड अक्रॉस का मतलब होता है चारों तरफ फैलना। तो काले मोटे बादल इस रेगिस्तान के आसमान में पूरे दिन चारों तरफ फैले रहे, ठीक है। एंड नाउ, और अब, वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, अब उन्होंने स्टार्स, तारों को सुरमई पिटारे में बंद कर रखा है, और अब उन्होंने तारों को सुरमई पिटारी में बंद कर रखा है। देखिए जब आसमान में बादल होते हैं तो आप जब तारों की ओर देखते हैं ना तो उनको थोड़ा सा धूमिल धूमिल दिखते हैं, थोड़े से धुंधले दिखते हैं। इसका मतलब बादल की वजह से उनका सारा प्रकाश नीचे हमारी आंखों तक नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा विज्ञान का टॉपिक हो गया, बट वहाँ तक नहीं जाना है हमको। कहने का मतलब थोड़ा सा जब बादल होते हैं, जैसे आप ये बीच में पानी भरा कोई, यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान में ही चलते हैं। ये देखिए, ये जैसे एक कांच की दीवार है और इसके बीच में हमने पानी भर दिया, ठीक है। तो और हमने इसकी इस तरफ एक पेन रख दी और हमने आपको इस तरफ बिठा दिया। हमने कहा आप यहाँ से देखिए, तो जब आप इस पेन को देखेंगे ना तो ये पेन थोड़ी सी धूमिल दिखेगी आपको, ठीक है, थोड़ी सी धुंधली दिखेगी। वही बात हो गई कि जैसे ये तारे हो गए और तारों के बीच में बादल आ गए और हम नीचे हैं, तो अब हम जब तारों की ओर देखेंगे ना तो तारे थोड़े से सुरमई पिटारी में बंद दिखेंगे। ऐसा लगेगा ये तारे इन बादलों में समाये हुए हैं, इन बादलों ने तारों को अपने अंदर बंद कर रखा है। वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एंड नाउ, और अब, वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और अब इन्होंने तारों को सुरमई पिटारे में बंद कर रखा है, ठीक है। यही बात यहाँ पे की जा रही है और कुछ भी नहीं। इट वाज 6 PM, ये 6 बजे की बात है, यानी 6 बज गए ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को 2005, यानी 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, ममी मतलब मम्मी नहीं जो हमारे घर में है, ये मम्मी नहीं बल्कि मिस्र के लोग जब दफनाते हैं तो वो लोग ममी बनाकर दफनाते हैं, ठीक है, तो उसे ममी बोलते हैं। तो इट वाज 6 PM, शाम को 6 बजे। आप इसे ऐसे कहिए कि 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, वर्ल्ड मतलब संसार की, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, फेमस मतलब प्रसिद्ध मम्मी, सबसे अधिक प्रसिद्ध मम्मी को ग्लाइडेड हेड का सर, जो सिर था, फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, सिटी स्कैन में डाला गया। यानी पहली बार जब उसका सिटी स्कैन किया गया तो कब किया गया? शाम को 6 बजे 5 जनवरी 2005 को। तो 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का सिर फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, सिटी स्कैनर में डाला गया। Brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसको तोड़कर पढ़ना होगा, ध्यान से समझिए।
हम छोटा छोटा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम है हम सेंटेंस को छोटा करेंगे। तो इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। तो 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे हमारा सेंटेंस हो गया। हम इसको छोटा कर देंगे, कहानी ख़त्म। इतना हमको पता चल गया कि इस दिन वाले सेंटेंस का मतलब है 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का ग्लाइडेड हेड, सिर, हेड मतलब सर, फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, सिटी स्कैन के लिए डाला गया, या फिर आप इसे ऐसे कहेंगे कि संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का सिर सिटी स्कैनर में डाला गया। यहाँ तक हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया ना, हमारा क्लियर हो गया ना यहाँ तक कि द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का सिर सिटी स्कैनर में डाला गया, ठीक है। आगे देखिए, ब्रॉट हेयर, ब्रॉट मतलब ब्रॉट टू यू बाय, आपने सुना होगा ना, टीवी में ऐड आता है तो वहाँ पे कहते हैं ब्रॉट टू यू बाय। तो ब्रॉट मतलब लाया जाना, हेयर मतलब यहाँ, जो यहाँ पर लाया गया था। कौन यहाँ पर लाया गया था? जो सिटी स्कैनर यहाँ पर लाया गया था टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगरिंग मतलब सुस्त, एकदम ढीली ढाली, मेडिकल मतलब वैज्ञानिक, मिस्ट्रीज मतलब रहस्य। तो सुस्त पड़े वैज्ञानिक रहस्यों को जानने के लिए, सिद्ध करने के लिए, हो गया, जो कि यहाँ पर वैज्ञानिक रहस्यों को जानने के लिए लाया गया था। ऑफ दिस लिटिल, इस छोटे, अंडरस्टूड यंग रूलर, यंग मतलब नवयुवक, अंडरस्टूड मैंने पहले ही बोल दिया, तो अंडरस्टूड मतलब जानना, समझना, ठीक है। तो लिटिल मतलब छोटे, यंग मतलब नवयुवक, रूलर मतलब शासक के, हु डाइड जो कि मर गया था, मोर देन 3300 ईयर्स अगो, 3300 साल पहले। क्लियर हो गया ना कि ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे नवयुवक शासक के बारे में, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जो कि 3300 साल पहले मर चुका था। अब इन सबको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमने एक एक का मतलब तो समझ लिया, अब हम इन सबको जोड़ते हैं। तो इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर, तो संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का सर सिटी स्कैनर में डाला गया। ब्रॉट हेयर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जो कि यहाँ पर सुस्त पड़ी वैज्ञानिक रहस्यों की जानकारी के लिए लाया गया था। ऑफ दिस लिटिल, इस छोटे, लिटिल छोटे यंग नवयुवक शासक के बारे में, यानी ये जो मशीन थी वो यहाँ पे इसलिए लाई गई थी ताकि हम इसकी मेडिकल मिस्ट्रीज आप इसको कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि इसकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए, इसकी मृत्यु किस कारण से हुई थी, ये चीज़ सबके लिए एक बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई थी। यानी सब लोग जानना चाहते थे कि इसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे। तो इसके लिए ये लोग क्या लाए थे? सिटी स्कैनर लाए थे, ताकि सारी चीज़ स्कैन करके बाहर निकाल सकें, सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो लिंकरिंग, इस सुस्त पड़ी यानी सुस्त पड़े इसके मेडिकल मिस्ट्रीज, यानी इसकी मृत्यु के कारण को जानने के लिए ये मशीन यहाँ पर लाई गई थी। और किसकी मृत्यु के कारण यहाँ पे, मतलब किसकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए? तो आगे कहते हैं कि ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग, इस छोटे नवयुवक शासक के बारे में। तो इस छोटे नवयुवक या फिर किशोर शासक की मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए ये मशीन यहाँ पर लाई गई थी। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जो कि 3300 साल पहले ही मर चुका है। अब जुड़ गया, अब समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ ताकि आपके लिए और आसान हो जाए।
तो इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, शाम को 6 बजे 5 जनवरी 2005 को द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। तो संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का सर सिटी स्कैनर में डाला गया। ब्रॉट हेयर, ये मशीन यहाँ पर लाई गई थी टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। सुस्त पड़ी, इसके मृत्यु के सुस्त पड़े रहस्य को जानने के लिए, किसकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए वो आगे कहते हैं कि दिस लिटिल इस छोटे यंग रूलर, नवयुवक शासक की, हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जो कि 3,300 साल पहले ही मर चुका है। तो वह शासक जो कि 3,300 साल पहले ही मर चुका है, उसकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए ये मशीन यहाँ पर लाई गई थी और संसार के सबसे प्रसिद्ध मम्मी का सिर पहली बार सिटी स्कैनर में डाला गया 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे। इतना डीपली एक्सप्लेन किया, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है, वीडियो कितना भी लंबा जाए आपके लिए एक भी डाउट बाकी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ऑल आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय, तो पूरी दोपहर को द यूजुअल लाइन, एक सामान्य कतार बन गई थी ऑफ टूरिस्ट, पर्यटक, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, तो पर्यटकों की एक सामान्य कतार बन गई थी, एक सामान्य लाइन बन गई थी दोपहर को। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो संपूर्ण विश्व से आए हुए थे, यानी पूरे विश्व से आए हुए पर्यटकों की दोपहर को एक सामान्य लाइन बन गई थी। हैड डिसेंडेड, जो कि नीचे जा रहे थे, इनटू द क्रैम्प्ड मतलब होता है कटी हुई चट्टान के, रॉक कट, सीधा वही बात है। तो क्रैम्प्ड रॉक कट, कटी हुई चट्टान के टॉम्ब, मकबरे में, सम 26 फीट, जो कि लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे था, टू पे देयर रिस्पेक्ट मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। फिर से, तो दोपहर को एक सामान्य लाइन बन गई थी, सारे संसार से यानी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से आए हुए पर्यटकों की दोपहर के समय एक सामान्य लाइन बन गई थी। हैड डिसेंडेड, और वो नीचे जा रहे थे, इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब, कटी हुई चट्टान के मकबरे में, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जो कि लगभग 26 फीट नीचे था, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना यानी श्रद्धांजलि देने के लिए। बात यहाँ पे इतनी कही जा रही है कि जो तट था, उसकी जो कब्र थी वो ज़मीन से लगभग 26 फीट नीचे थी, और ये लोग पूरे विश्व से आए थे, क्योंकि उस समय तट की मृत्यु का रहस्य हर कोई जानना चाहता था कि मरा तो मरा कैसे। तो इसीलिए ये सारे लोग वहाँ पे आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, वो सारी चीज़ देखने के लिए कि ये मकबरा किस तरह से है, क्या है। तो वही कहते हैं कि ऑल आफ्टरनून, दोपहर के समय, द यूजुअल लाइन, एक सामान्य लाइन बन गई थी ऑफ टूरिस्ट की, पर्यटकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व से आए हुए थे। हम इस सेंटेंस को छोटा करते हैं, ठीक है। तो पूरे विश्व से आए हुए या पूरी दुनिया से आए हुए लोगों की, टूरिस्टों की दोपहर के समय एक लाइन बन गई थी। हैड डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना, तो आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट, जो कटी हुई चट्टान के मकबरे में जा रहे थे, जो कटी हुई चट्टान के मकबरे में जा रहे थे, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जो लगभग 26 फीट नीचे था, यानी ज़मीन के 26 फीट नीचे था, टू पे देयर रिस्पेक्ट, श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। दे गेज्ड, अब चूंकि सब लोग जानना चाहते थे ना, तो जब उन्होंने सामने से देखा तो वो सब भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। तो दे गेज्ड, उन्होंने घूर कर देखा, वो घूर रहे थे, एट द म्यूरल्स मतलब होता है भित्ति चित्र, इसको म्यूरल्स ही बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इसी भाषा में समझ जाते हैं। दीवालों पर जो कलाकारियाँ की जाती हैं, जो पेंटिंग बनाई जाते हैं, उनको म्यूरल्स बोलते हैं। तो वो म्यूरल्स यानी वो भित्ति चित्रों को, दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को घूर रहे थे
ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर बने थे, ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। ब्यूरियल चैम्बर मतलब होता है जहाँ पे उसको दफनाया गया था। तो जिस कमरे में उसे दफनाया गया था उसकी दीवारों पर बने म्यूरल्स को यानी उन पेंटिंग्स को वो लोग घूर रहे थे। छोटा करिए नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। तो जिस कमरे में टट को दफनाया गया था, जिस कमरे में उसको दफनाया गया था, उसकी दीवारों पर बने पेंटिंग्स को वो लोग घूर रहे थे। एंड पीरियड at Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. कॉफिन शब्द आया है यहाँ पे। सबसे पहले कॉफिन का मतलब समझिए। कॉफिन वो चीज़ होती है जिसमें लाश को रखा जाता है और फिर उसको बंद किया जाता है। लकड़ी का बनाया जाता है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। तो कॉफिन जो होता है ना, तो उस कॉफिन का ऊपर का जो ढक्कन होता है, उसके ऊपर के ढक्कन पर तट का चेहरा बना हुआ था। यानी ये कॉफिन जो था ये सोने का था। राजा था तो राजा का जो कॉफिन के ऊपर का ढक्कन था वो सोने का था और उस सोने के ढक्कन पर राजा यानी तट का चेहरा बनाया गया था जो कि सेम टू सेम तट के चेहरे जैसा ही था। ठीक है, यानी ऐसी कलाकारी की गई थी कि जैसा तट का चेहरा था एकदम उसी तरह से उस कॉफिन के ढक्कन के ऊपर तट का चेहरा बनाया गया था। एंड पीयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और तट के सोने से बने हुए चेहरे को घूर रहे थे। वो लोग तट के सोने से बने चेहरे को घूर रहे थे। चेहरा कहाँ पे बना था वो आगे कहते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, यानी उसकी मम्मी पर बनाया गया था ये चेहरा। सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, आउटर मतलब बाहर, कॉफिन मतलब कॉफिन के, लिड यानी कॉफिन के ढक्कन के बाहर। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, उसकी मम्मी के यानी उसकी जो मूर्ति थी, मम्मी थी, उसकी जो कब्र थी, वो लोग उसका जो कॉफिन था, कॉफिन ही कहिए, ठीक है। तो उसका जो कॉफिन था उसके ऊपर के ढक्कन पर उसके सोने से बने हुए चेहरे को लोग घूर रहे थे क्योंकि वो चेहरा एकदम तट के ही चेहरे जैसा बना हुआ था। ऐसा लग रहा है मैं ज़बरदस्ती एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एंड पीयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि तट के सोने से बने हुए चेहरे को घूर रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, जो कि उसकी कॉफिन लिड यानी उसके कॉफिन के ढक्कन के ऊपर बनाया गया था। मम्मी मतलब मम्मी ही होता है, यानी जो पूरा का पूरा मम्मी किसको बोलते हैं, उस पूरे कॉफिन में जब लाश को रखा जाता है तो उसको मम्मी बोलते हैं। तो उसकी जो मम्मी थी सेप्ड आउटर कॉफिन लिड, उसके जो कॉफिन था उसके आउटर बाहर वाला जो ढक्कन था उस पर उसका चेहरा बना हुआ था जो कि सोने का था। ठीक है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, यानी उसकी मम्मी का स्ट्राइकिंग फीचर था, एकदम सेम वैसा ही चेहरा था जैसा उसका चेहरा था। आप इसे सीधे से शब्दों में ऐसे कहेंगे कि एंड पीयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और वो उसके सोने से बने हुए चेहरे को घूर रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, उसकी कॉफिन के ऊपर के ढक्कन पर उसकी मम्मी का जो चेहरा था वो उसके चेहरे से एकदम मिलता था। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मम्मी के नक्शों यानी वही जो नक्शा था, ऊपर का ढक्कन था, नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था। ठीक है, यही तथा ताबूत के बाहर ढक्कन पर बना हुआ था। बाहर ढक्कन यही ऊपर का ढक्कन। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, कुछ भी नहीं है ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा। देखिए, वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे यानी घूरते रहे, तथा तट के सोने से बने हुए चेहरे को देखते रहे, यानी ये वाली लाइन। एंड पीयर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, वो तट के सोने से बने हुए चेहरे को घूर रहे थे। ठीक है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेप्ड, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी,
स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, इस लाइन का मतलब है ममी के नक्शों से आश्चर्यजनक तरीके से मिलता जुलता था। इसका मतलब ये है स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, इसका मतलब है कि ममी के चेहरे पर यानी जो ताबूत के ऊपर यानी ताबूत के ढक्कन पर जो चेहरा बना हुआ था वो टट के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा था। सेव्ड आउटर कॉफिन लीड, ये देखिए, तथा ताबूत यानी जो कॉफिन था उसके बाहर ढक्कन ऊपर के ढक्कन पर बना हुआ था। मैंने इतना आसान तरीके से आपको समझाया है कि दोबारा आपको कोई डाउट ही ना हो। आप इसको तोड़ के पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि एंड पीड एट टट्स गिल्डेड फेस, इसका मतलब है टट के सोने से बने हुए चेहरे को घूर रहे थे। द सेव्ड आउटर कॉफिन लीड, ताबूत के ऊपर के यानी बाहरी ढक्कन पर बना हुआ था। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, और मम्मी का जो चेहरा था वो टट के चेहरे से एकदम मिलता जुलता था। यहाँ पे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधा सीधा इतना ही है। पहली लाइन का मतलब है कि वो लोग टट के सोने से बने हुए चेहरे को घूर रहे थे। दूसरा पैराग्राफ ये तो हमने जो तोड़ा है इसको छोड़ के पहले आप इसको पढ़ लीजिए। सेव्ड आउटर कॉफिन लिड, जो ताबूत के बाहर ढक्कन पर बना हुआ था। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, यानी उसकी मम्मी का जो चेहरा था यानी उस ढक्कन पर बना हुआ जो चेहरा था वो टट के एक चेहरे से एकदम मिलता जुलता था। सम विजिटर्स, कुछ विजिटर यानी जो कुछ पर्यटक थे, रीड फ्रॉम गाइड बुक से पढ़ रहे थे। देखिए, जैसे आप कहीं पर घूमने जाते हैं ना तो आप अपने साथ एक गाइड रखते हैं ताकि आप कहीं पर खो जाएं तो वो आपको लिवा के आ सके या फिर वो आपको हर एक चीज़ बता सके। जैसे आपके विद्यालय से कभी टूर वगैरह गया होगा कहीं पे तो वो लोग एक गाइड को हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं ताकि वो आपको घुमा सके, दिखा सके। जैसे आप भूल भुलैया घूमने जाएंगे लखनऊ में तो वहाँ पे भी आपको एक गाइड मिलेगा और वो सारी चीज़ें आपको बताएगा ताकि आप खो ना जाएं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम लोग गाइड हायर करते हैं। तब गाइड नहीं था, ये लोग गाइड बुक लेकर चल रहे थे, यानी एक बुक थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक, कुछ पर्यटक गाइड बुक में पढ़ रहे थे। इन अ विस्पर, फुसफुसाते हुए, यानी कुछ विजिटर फुसफुसा कर गाइड बुक से पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ यानी जो दूसरे विजिटर्स थे साइलेंटली स्टूड थे, शांति से खड़े थे। परहैप्स, शायद। पॉन्डरिंग, वो पॉन्डर कर रहे थे यानी वो सोच रहे थे। टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट फील्स, यानी टट की अल्पकायु में जो मृत्यु हो गई थी शायद वो उसके बारे में सोच रहे थे। और या फिर वंडरिंग, वो सोच रहे थे या फिर वो शायद सोच रहे थे विथ अ शिवर, और कांप रहे थे। इफ द फैरोह कर्स, फैरोह के कर्स के बारे में, वो लोग फैरोह के श्राप के बारे में सोच रहे थे। फैरो घराने का ही टट था, ठीक है। टट फैरोह परिवार का सदस्य था। जैसे मैंने कहा ना कि मैं दुबे तो मैं दुबे परिवार का सदस्य, और आप तिवारी तो आप तिवारी परिवार के सदस्य, आप यादव तो यादव परिवार के सदस्य, उसी तरह से। तो फैरो परिवार के श्राप के बारे में सोच रहा था। सेंटेंस को ध्यान से समझिए, मैं इसको फिर से तोड़ता हूँ, ठीक है। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स, कुछ पर्यटक पढ़ रहे थे फ्रॉम गाइड बुक से इन अ विस्पर, फुसफुसा कर। तो कुछ विजिटर फुसफुसा कर गाइड बुक से पढ़ रहे थे। अब मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, कुछ पर्यटक गाइड बुक से फुसफुसा कर पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे शांति से खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ, शायद वो लोग, अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे लोग शांति से खड़े थे। परहैप्स शायद, पॉन्डरिंग चिंतन कर रहे थे या सोच रहे थे। टट्स अनटाइमली डेथ, टट की इस अनटाइमली डेथ अल्पकालिक मृत्यु के बारे में। इन हीज लेट फील्स, यानी टट की अल्प आयु में मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। ये भी हो गया, क्या हो गया कि परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट फील्स, या फिर वो शायद टट की अल्प आयु में मृत्यु के बारे में सोच रहे थे, हो गया। और अथवा
वंडरिंग वो सोच रहे थे, विथ अ शिवर और कांप जाते थे, वो सोचते थे और कांप जाते थे, इफ द फैरोस कर्स कि क्या फैरोह का कर्स जो है, जो श्राप है वो सत्य है। इफ द फैरोह कर्स, या फिर वो फैरोह लोगों के श्राप के बारे में सोचकर कांप जाते थे। और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द फैरोह कर्स, या फिर वो लोग फैरोह लोगों के श्राप के बारे में सोचकर कांप जाते थे। डेथ यानी वो लोग श्राप देते थे कि अगर किसी ने भी इनकी कब्र को छुआ तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। और मिस फॉर्चून फॉलिंग, या उसके साथ कुछ अनहोनी होगी, अपॉन दोज उन लोगों के साथ, हु डिस्टर्ब हिम जो इनके साथ या इनको परेशान करेगा, जो इनकी कब्र को परेशान करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके साथ अनहोनी होगी। वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सत्य है। यानी वो लोग ये सोच रहे थे कि फैरोह लोग जो श्राप देते हैं कि अगर किसी ने आकर इनकी कब्र को छेड़ा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी घटित होगी, क्या ये श्राप वास्तव में सत्य है, ये श्राप वास्तव में सत्य है या नहीं है, इस बारे में सोचकर वो लोग कांप रहे थे। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर, कुछ पर्यटक गाइड बुक से फुसफुसा कर पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे शांति से खड़े हुए थे। परहैप्स पॉडरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हीज लेट फीथ, ये वो लोग शायद तट की अल्पकालिक या फिर अल्प आयु में मृत्यु के विषय में सोच रहे थे। और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द फैरोस कर्स, और या फिर वो लोग फैरोह लोगों के श्राप के बारे में सोचकर कांप रहे थे। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि जो लोग अपॉन दोज, जो लोग हु डिस्टर्ब हिम, जो लोग भी इनको डिस्टर्ब करेंगे, जो लोग भी इनको छेड़ेंगे या इनको परेशान करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी या उनके साथ कुछ अनहोनी घटित होगी। वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सत्य है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आप लोग क्या करिए कि जितना 3 पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है इसका अच्छी तरह से रिवीजन करिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर लगभग 1 घंटे का हो जाएगा और वो वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप देख सकें।